हेलो दोस्तों, आप सबने अक्सर सुना होगा कि किस्मत का खेल बड़ा ही अजीब होता है ना? सोचो, जो राजा अभी अपने सोने के सिंहासन पर बैठा था वो अचानक से सड़क पर आ जाए और एक गरीब आदमी राजा बन जाए। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने वाला हूं जो है विजयगढ़ और शिवगढ़ के राजाओं की। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी, मुझे पूरा यकीन है। तो कहानी शुरू होती है विजयगढ़ के राजा वीरेंद्र सिंह से। एक दिन राजा अपने महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर खड़े थे। नीचे उनकी प्रजा दशहरा मना रही थी। हर तरफ खुशियां और जश्न का माहौल था। उनके खजाने में सोने चांदी और हीरे जवाहरात भरे पड़े थे। राजा को बहुत गर्व हो रहा था। वो सोच रहे थे, मैंने अपने पुरखों की तरह इस राज्य को और भी अमीर बना दिया है। मेरी किस्मत ने मेरा खूब साथ दिया है। लेकिन उसी रात जब सब लोग सो रहे थे, महल के दरवाजे पर एक साधु आए। उनकी हालत बहुत खराब थी। कपड़े फटे हुए थे और पैरों में चप्पल तक नहीं थी। उन्होंने चौकीदार से कहा, भैया, बाहर बहुत ठंड है, क्या मैं एक रात के लिए अंदर रुक सकता हूं? लेकिन चौकीदार ने उन्हें रोक दिया। हट जाओ यहां से, महाराज सो रहे हैं। तुम जैसे भिखारियों के लिए यहां कोई जगह नहीं है। साधु ने बड़ी ही नरमी से कहा, भैया, मैं भिखारी नहीं हूं, बस एक रात की शरण चाहिए। लेकिन चौकीदार ने एक न सुनी और उन्हें वहां से भगा दिया। साधु निराश हो गए, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने महल की तरफ देखा और धीरे से बुदबुदाए, राजन, घमंड सबसे बुरी चीज होती है। तुम्हें एक सबक सीखने की जरूरत है। अगले दिन राजा शिकार पर निकल गए। वो एक हिरण का पीछा करते करते बहुत दूर जंगल में पहुंच गए। अचानक मौसम खराब हो गया, बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। राजा रास्ता भटक गए और एक गहरी खाई में गिरकर बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो वो एक छोटी सी झोपड़ी में थे। एक गरीब किसान रामू और उसकी पत्नी ने उनकी जान बचाई थी। राजा ने अपने कीमती कपड़े देखे, पर तबीयत ठीक न होने के कारण वो कुछ बोल नहीं पाए। रामू ने उन्हें दवा दी और बहुत सादा खाना खिलाया। राजा ने सोचा, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो इस गरीब को ढेर सारा इनाम दूंगा। लेकिन जब वो ठीक होकर अपनी जेब टटोली तो सारी अंगूठियां और पैसे गायब थे। शायद खाई में गिरते वक्त वो सब खो गए थे। उन्होंने रामू से कहा, मैं विजयगढ़ का राजा हूं, मुझे महल पहुंचा दो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। रामू हंसने लगा, महाराज, लगता है आपको बुखार में कुछ ज्यादा ही बड़बड़ा रहे हैं। आप यहीं आराम से रहिए। राजा हैरान थे। उन्होंने एक टूटे हुए शीशे में अपनी सूरत देखी। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, चेहरा गंदा था और बाल बिखरे हुए थे। उनके कपड़े भी फट चुके थे। वो सच में एक भिखारी जैसे लग रहे थे। वो तुरंत महल की तरफ भागे, लेकिन महल के दरवाजे पर खड़े नए सैनिकों ने उन्हें रोक दिया। अंदर मत जाओ भिखारी, महाराज तो महल में हैं। राजा वीरेंद्र सिंह चिल्लाए, अरे मैं ही तुम्हारा राजा हूं, मुझे पहचानो। सैनिक हंसने लगे, चलो हटो यहां से, वरना डंडे पड़ेंगे। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महल की ऊंची दीवारों को देखा जो कल तक उनकी अपनी थीं, आज उनके लिए अनजान बन गई थीं। उनकी किस्मत ने उनका साथ क्यों छोड़ दिया? उन्हें साधु की बात याद आई और वो कांप उठे। क्या ये उनके घमंड की सजा थी? राजा वीरेंद्र सिंह महल के बाहर खड़े थे, बारिश में भीगते हुए, भूखे प्यासे। उनकी हालत बहुत खराब थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी राजा वीरेंद्र सिंह की नजरें महल के अंदर खड़े उस आदमी पर टिक गईं। वो आदमी बिल्कुल उन्हीं जैसा दिख रहा था। वही राजसी कपड़े, वही मूछें और वही घमंड भरा अंदाज। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चालाकी और बेरहमी थी। वो सेनापति से बात कर रहा था और सेनापति उसके आगे सिर झुकाए हुए था। राजा का दिल जोरों से धड़कने लगा। ये क्या हो रहा है? ये कौन है जो मेरी जगह बैठा है? वो वापस दरवाजे पर गए और सैनिकों से गिड़गिड़ाए, प्लीज भैया, बस एक बार रानी से मिलने दो, वो मुझे जरूर पहचान लेंगी। सैनिक ने उन्हें धक्का दिया, चले जाओ, रानी एक भिखारी से क्यों मिलेंगी? निराश और थके हुए राजा शहर की तरफ चल पड़े। उन्हें बहुत प्यास लगी थी। उन्होंने एक कुएं से पानी पीने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उन्हें भगा दिया। ये पानी हमारे लिए है, भिखारियों के लिए नहीं। उन्हें भूख लगी थी।
वो एक फल वाले के पास गए, लेकिन उसने उन्हें डंडे दिखाए। काम करो तभी खाना मिलेगा। यह पहली बार था जब राजा वीरेंद्र सिंह ने गरीबी और बेइज्जती का असली मतलब समझा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कल तक जिस राज्य के वो राजा थे, आज उसी राज्य ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। वो रामू की झोपड़ी की तरफ चल पड़े, क्योंकि सिर्फ वही एक इंसान था जिसने उन पर दया की थी। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक एक बूढ़े आदमी को पीट रहे थे। राजा को बहुत बुरा लगा। पहले वो खुद ऐसा करते थे, लेकिन आज उन्होंने खुद को उस बूढ़े की जगह पर पाया। उन्होंने हिम्मत करके सैनिकों से पूछा, इस बूढ़े का क्या कसूर है? एक सैनिक ने कहा, ये अपना टैक्स नहीं दे पाया है। नए महाराज ने टैक्स बढ़ा दिया है। नए महाराज? वीरेंद्र सिंह के मन में सवाल उठा। हाँ, महाराज वीरेंद्र सिंह ने नए आदेश दिए हैं। अब कोई रियायत नहीं मिलेगी। राजा हैरान रह गए। उन्होंने तो कभी टैक्स नहीं बढ़ाया था। ये नकलची राजा उनके नाम पर प्रजा पर जुल्म कर रहा था। उनका खून खौलने लगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो एक बेबस भिखारी थे। वो रामू की झोपड़ी पर पहुंचे। रामू ने उन्हें फिर से अपनाया। रामू बहुत गरीब था। वो खुद दिन भर मेहनत करके जो कमाता वही खाता था। अब उस पर एक और आदमी का बोझ आ गया था। लेकिन रामू का दिल बहुत बड़ा था। उसने राजा से कहा, तुम यहां रह सकते हो, लेकिन तुम्हें काम करना होगा। मेरे साथ खेत में काम करोगे। राजा के लिए यह सबसे बड़ी बेइज्जती थी, खेत में काम, हल चलाना। लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। भूख के आगे सब कुछ भूलना पड़ता है। उन्होंने हाँ कह दी। पहले दिन हल चलाते हुए उनके हाथ छिल गए। पीठ में दर्द होने लगा। धूप में काम करना बहुत मुश्किल था। शाम को जब रामू ने उन्हें रोटी दी, तो वो रोटी उन्हें स्वर्ग के खाने से कम नहीं लगी। उन्होंने पहली बार समझा कि एक रोटी की कीमत क्या होती है। उन्हें अपने महल के खाने की बर्बादी याद आई और उन्हें बहुत पछतावा हुआ। धीरे धीरे राजा वीरेंद्र सिंह का घमंड टूटने लगा। वो रामू और गांव के लोगों से मिले, उनकी परेशानियां सुनी। उन्हें पता चला कि उनके राज्य में भी प्रजा को कितनी मुश्किलें होती थीं, लेकिन वो महल की ऊंची दीवारों के पीछे उन तक पहुंच ही नहीं पाते थे। उन्होंने जिंदगी जीना सीखा, लेकिन रात में जब वो झोपड़ी में सोते तो उन्हें महल और अपनी खोई हुई गद्दी याद आती। वो साधु को बुरा भला कहते और फिर अपने कर्मों पर पछताते। उनके मन में एक ही सवाल था, वो नखलची कौन था और उसने उनकी जगह कैसे ली? एक दिन जब राजा वीरेंद्र सिंह खेत में काम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक गांव की ओर आ रहे हैं। ये कोई आम सैनिक नहीं थे, बल्कि महल के अंगरक्षक थे। वो सीधे रामू की झोपड़ी की तरफ बढ़े। सैनिकों को आता देख राजा वीरेंद्र सिंह का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो खेत के पीछे छिप गए। उन्होंने सोचा, क्या अब मेरी असली पहचान सामने आ जाएगी? क्या ये सैनिक मुझे पकड़ने आए हैं? लेकिन सैनिकों ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। वो सीधे रामू के पास गए। सेनापति ने पूछा, तुम रामू हो? हमें खबर मिली है कि तुम्हारे पास कोई अनजान आदमी रह रहा है। रामू घबरा गया। हाँ साहब, वो एक बेसहारा है। मैंने उसे अपने यहाँ रहने दिया है। नए महाराज का आदेश है, सेनापति ने कहा। राज्य में कोई भी अनजान आदमी नहीं रह सकता। उसे तुरंत राजधानी लेकर चलो। महाराज उससे बात करना चाहते हैं। राजा वीरेंद्र सिंह की सांसें रुक गईं। अगर वो नकलची राजा के सामने पहुंच गए तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर वो भागते हैं तो रामू को फंसा देंगे। उन्होंने हिम्मत बटोरी और सामने आकर कहा, मैं ही वो अनजान आदमी हूं। रामू की कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। रामू की आंखों में डर और हैरानी थी। राजा ने उसे चुप रहने का इशारा किया। सैनिकों ने उन्हें बांधा नहीं, बल्कि उनके साथ एक कैदी की तरह व्यवहार किया। राजधानी की तरफ जाते हुए राजा वीरेंद्र सिंह ने देखा कि प्रजा के चेहरे पर उदासी थी। दुकानें सूनी पड़ी थीं। लोग डरे हुए लग रहे थे। नकलची राजा का राज लोगों पर बहुत भारी पड़ रहा था। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंचे तो राजा का दिल बैठ गया। ये वही दरवाजा था जहां से उन्हें भगाया गया था। उन्हें सीधे दरबार में ले जाया गया। दरबार सजा हुआ था। सिंहासन पर वही नकलची राजा बैठा था। उसने राजा के जैसे ही कपड़े पहने थे।
पास से देखने पर वीरेंद्र सिंह को लगा कि वो आदमी उनसे थोड़ा छोटा था, लेकिन चेहरे की समानता देखकर वो हैरान थे। नकलची राजा ने धीमी भारी आवाज में पूछा, तुम कौन हो और हमारे राज्य में क्या कर रहे हो? वीरेंद्र सिंह ने सोचा, अगर वो सच बोलेंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा। उन्होंने नरमी से कहा, महाराज, मैं एक बेसहारा मुसाफिर हूं। मैंने अपना राज्य खो दिया है। रामू नाम के किसान ने मुझ पर दया की। नकलची राजा की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। तुम्हारा राज्य? कौन सा राज्य? वीरेंद्र सिंह ने झूठ बोला, महाराज, मेरा राज्य छोटा था, दूर दक्षिण में। दुश्मनों ने उसे बर्बाद कर दिया। तभी दरबार के पीछे से महारानी आई, राजा की पत्नी रानी लक्ष्मी। उन्हें देखते ही राजा का दिल भर आया, लेकिन उन्होंने खुद पर काबू रखा। रानी ने नकलची राजा से कहा, महाराज, ये आदमी बेचारा लग रहा है, इसे सजा देने की बजाय महल में कोई छोटा मोटा काम दे दो। नकलची राजा ने कुछ सोचा और फिर बोला, ठीक है, तुम महल के बगीचे का काम करोगे, माली के सहायक बनोगे, लेकिन याद रखना, अगर कोई भी गड़बड़ की तो सजाए मौत मिलेगी। वीरेंद्र सिंह हैरान थे। वो फिर से अपने महल में थे, लेकिन एक नौकर के रूप में। कितनी अजीब बात थी। उन्हें महल के पीछे एक छोटा सा कमरा दिया गया। वहां से उनका सिंहासन दिखाई देता था, जिस पर कोई और बैठा था। अगले कुछ दिनों में उन्होंने महल के अंदर का हाल देखा। नकलची राजा बहुत जालिम था। वो नौकरों से बदतमीजी से बात करता, महल के खजाने को उड़ाकर अपने शौक पूरे करता। रानी लक्ष्मी भी हमेशा उदास रहती थीं। शायद उन्हें कुछ शक था। एक दिन बगीचे में रानी अकेले टहल रही थीं। उनकी नजर वीरेंद्र सिंह पर पड़ी, जो पौधों को पानी दे रहे थे। रानी उनके पास आईं और बोली, तुम्हारी आंखें मुझे किसी जाने पहचाने आदमी की याद दिलाती हैं। राजा का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या रानी ने उन्हें पहचान लिया? रानी लक्ष्मी की बात सुनकर राजा वीरेंद्र सिंह चुप हो गए। उन्होंने सिर झुकाकर काम करना जारी रखा, लेकिन रानी वहीं खड़ी रहीं। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने राजा को हिलाकर रख दिया। रानी ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारे चलने का तरीका वो बिल्कुल मेरे पति जैसा है।